हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं गजेंद्र बालियान टारगेट टू रोजगार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पिछली नंबर सिस्टम की क्लास में हमने नंबर सिस्टम को शुरू करते हुए हमने जाना था कि किस प्रकार से संख्याओं को बांटा गया है, जिसमें हमारा एक पार्ट था रियल नंबर का और दूसरा पार्ट था हमारा काल्पनिक संख्याओं का, मतलब वास्तविक संख्याएं, और दूसरी संख्याएं थी हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो कल हमने काल्पनिक संख्याओं को खत्म किया। उसके साथ ही हमने रियल नंबर के पार्ट को जाना, जिसमें हमने बताया था आपको कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा एक होता है डेसिमल वाला पार्ट और एक होता है हमारा इंटीजर वाला पार्ट। तो बच्चों, कल हमने अपना डेसिमल वाला पार्ट खत्म किया, जिसमें मैंने आपको डेसिमल के बताए कि डेसिमल को किस तरह से तीन टाइप में बांटा गया है, और उसके साथ ही हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को खत्म किया था। आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इंटीजर से, यानी पूर्णांक से। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए अपनी कॉपी किताब लेकर। अब मैं अपना हेडिंग डाल रहा हूं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। क्या होता है इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है? कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि इंटीजर या पूर्णांक जो होती है हमारी वे संख्याएं होती है जो पूरी की पूरी संख्याएं होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक जो संख्याएं हमारी होती है, जो हमारा पूरा अंक होता है, यानी कि जो ना ही दशमलव में होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, ना ही रूट के अंदर होता है, उन सबसे अलग जितनी भी मतलब गिनती है, ठीक है बच्चों, वो सब हमारे इंटीजर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इंटीजर को भी दो टाइप में बांटा गया है, जिसमें इंटीजर का एक पार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक पार्ट होता है इसका धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और बच्चों एक पार्ट होता है इसका नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ये इसके दो पार्ट है इंटीजर के, पूर्णांक के हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसे एक धनात्मक पूर्णांक में और एक ऋणात्मक पूर्णांक में इसे बांटा गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि धनात्मक पूर्णांक जितनी भी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, +1 से स्टार्ट करके +2, +3, +4 इस तरीके से अनंत तक जितनी भी हमारी प्लस वाली संख्याएं होती है, ये सभी संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, जितनी भी हमारी प्लस वाली संख्याएं होती है +1 से लेकर के और अनंत तक, ये सभी संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है। और इसी तरह से -1 से स्टार्ट करके माइनस में जितनी भी संख्याएं होती है अनंत तक, वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं प्लस में होती है, +1 से स्टार्ट करके और अनंत तक प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है। और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, जो हमारी -1 से शुरू होकर के और अनंत तक जाती है, वो सभी हमारी ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि नंबर, ये जो हमारी नंबर लाइन है, इसमें दोनों तरह से संख्याएं आती है। बीच में हमारा 0 होता है और लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारी ये माइनस की सभी संख्याएं होती है, जैसे -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक, और राइट साइड में हमारी प्लस की संख्याएं होती है, +1, +2। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ये दो तरह से जो संख्याएं बांटी गई थी, एक प्लस में और एक माइनस में, इसी तरीके से ये संख्याएं इंटीजर और पूर्णांक में भी होती है, जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब हमारी एक संख्या बचती है जिसे हम 0 कहते हैं। तो वो 0 कहाँ पर आती है? तो 0 भी हमारा एक पूर्णांक ही है। 0 को भी हमने
पूर्णांक के अंदर ही रखा हुआ है पूर्णांक के पार्ट में, लेकिन जीरो जो होती है ये हमारी सिर्फ पूर्णांक संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया गया है कि जीरो कौन सा पूर्णांक है। तो बच्चों जीरो हमारा खाली केवल पूर्णांक है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक के अंदर आता है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। जीरो को केवल पूर्णांक के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जीरो हमारा खाली पूर्णांक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो कौन सा पूर्णांक है तो आप कहोगे कि जीरो केवल पूर्णांक है, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हमने आपको पूर्णांक के बारे में बताया, ये दोनों टाइप पूर्णांक के बता दिए, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक से इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और जितनी भी आगे की हमारी संख्याएं बनती है तरह तरह की, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वो सब हमारी धनात्मक पूर्णांक के अंदर ही पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम धनात्मक पूर्णांक को देखते हैं कि इसको किस तरह से किस किस टाइप में बांटा गया है। पहले मैं आपको यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में बताना चाहूँगा, दो प्रकार की संख्याएं जिसे आपने पहले भी सुना होगा। एक हमारी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक हमारी होती है होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, क्या होती है ये पूर्ण संख्याएं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसको पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं हम होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखिए प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो हम गिनती में यूज करते हैं, जिन्हें हम गिनती में बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक से स्टार्ट होती है। इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोला गया है? देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जीरो जो था वो लगभग 5वीं सदी के आसपास जो है हमारे एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, जीरो की आर्यभट्ट जी ने खोज करी थी। तो उससे पहले जो पूरा मैथ चलता था वो एक से ही स्टार्ट होता था। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 इस तरीके से और अनंत तक जो संख्याएं आती है वो प्राकृतिक संख्याओं में आती थी। तब तक हमने जीरो को अपने संख्याओं में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब 5वीं सदी में आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज करी तो फिर जीरो को भी संख्याओं में शामिल कर लिया गया। लेकिन जीरो को शामिल करने के बाद जो हमारी संख्याएं कहलाई वो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी, मतलब हमें फिर पूरी संख्याएं मिल गई। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो जीरो से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते हुए ये सब हमारी अनंत तक होती है। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती है, अगर मैं इसके आपको डेफिनेशन बताऊं, जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती है जो हमें पहले से प्रकृति से प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हमने गणित को पढ़ना शुरू किया, मैथ को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में जीरो की खोज करी 5वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उनके द्वारा जीरो की खोज करी गई। ठीक है, तो तब से जीरो को हमने मैथ में शामिल किया और इसको हमने जीरो को शामिल करते हुए इन सभी संख्याओं को हमने नाम दे दिया पूर्ण संख्याओं का, मतलब होल नंबर्स का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या, एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो आप मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं भी होती है? आप कहोगे नहीं गुरुजी, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी नहीं, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गई। मैंने आपसे पूछा कि क्या
सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती है, तो आप कहेंगे कि हाँ, हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछने लगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक, अब मैं आगे धनात्मक पूर्णांक जो मैंने आपको बताए थे उनको अब मैं आगे शुरू करता हूं कि उसे किस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे हमारा एक पार्ट होता है सम और विषम संख्याओं का, तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं, और दूसरा होता है हमारा विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, जिसको हम सम संख्याओं को हम इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्याओं को हम ओड नंबर बोलते हैं। तो क्या होती है ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं? देखिए, सम संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो कहा जाता है कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है, कोई भी शेषफल नहीं बचता, ठीक, वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है। तो मैं लिख देता हूं, जो संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती है या भाग हो जाती है, कोई शेषफल नहीं बचता, वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है। और विषम संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं हमारी 2 से पूरी तरह नहीं कटती है, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। जब हम संख्या को भाग करते हैं 2 से तो हमारे पास कुछ भी शेषफल बचता है, तो ये सभी संख्याएं जो है हमारी नहीं कटती है, ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याओं में आती है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है वे सब हमारी जो है वो विषम संख्याओं में आती है। ठीक, अगर हम विषम संख्याओं की बात करें और सम संख्याओं की बात करें तो इन दोनों के ही बीच में, इन दोनों संख्याओं को अगर हम किन्हीं 2 सम संख्या या 2 विषम संख्याओं को देखते हैं ना, तो उनके बीच में हमेशा 2 नंबर का 2 संख्याओं का गैप रहता है, उन दोनों के बीच अंतर रहता है। इनके बीच मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके बीच दोनों के अंतर रहता है, अभी एग्जाम्पल है। इनके बीच हमेशा 2 का अंतर रहता है, अंतर रहता है। इसी तरह से विषम संख्याओं के बीच भी हमेशा 2 का ही अंतर रहता है। दो का अंतर रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी, तो सबसे छोटी अगर हम सम संख्या की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कि सबसे छोटी सम संख्या, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, आयोग ने कई बार पूछा है कई एग्जाम में कि सबसे छोटी सम संख्या वो क्या होती है। देखिए, सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो हमारी 2 होती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। इसी तरह मैं आपसे बताऊं, बात विषम संख्याओं की बताऊं, तो सबसे छोटी जो हमारी विषम संख्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो हमारी 1 होती है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी विषम संख्याएं जो होती है वो हमारी 1 से होती है। ठीक, इसके बाद में हमारी कौन सी विषम संख्याएं होती है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसी तरह से 2 के अंतर पर अनंत तक जो होती है ये सभी हमारी विषम संख्याएं होती है। इसी तरह से 2 से आगे 4, 6, 8, 10, ठीक है, अनंत तक 2 के गैप में, और जो संख्या 2 से कट जाती है वो हमारी सम संख्याएं होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो अक्सर पूछा जाता है कि गुरुजी 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 से सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन एक 0 बचा हमारे पास में, ठीक है, 0 बचा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है?
ये हमारा सम संख्याओं की कैटेगरी में आता है या विषम संख्याओं की कैटेगरी में आता है। ठीक, देखिए जो शून्य को रखा गया है वो हमारी सम संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है। शून्य या जीरो जो है वो हमारी एक सम संख्या होती है, लेकिन पता नहीं किस कारण से जब शून्य हमारा सम संख्या है फिर भी जो हमें मैथ में पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक, जबकि अगर इस प्रकार से देखा जाए, ये हमारे मैथ में एक अपवाद है, हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो हमारी सम संख्याओं में ये एक अपवाद है जिसपे सभी यही पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको आयोग की बात करूं, आयोग भी हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, और उसमें वो 2 जीरो को ऑप्शन ना देकर वो हमेशा 2 को ही ऑप्शन देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब सम संख्याओं में जीरो को रखा गया है, शून्य को रखा गया है, तो सबसे छोटी तो ये भी होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि शून्य को सम संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जब बात होती है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या कोई भी जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इसको 2 को ही हमेशा टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अब सम संख्या और विषम संख्या से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराता हूँ, आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए, जब भी हम किन्हीं 2 सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सम संख्या में ही आता है। जब भी हम किन्हीं 2 सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमें सम संख्या में ही प्राप्त होता है। वो कैसे गुरुजी? देखिए, एक सम संख्या ली हमने 2, एक सम संख्या ली हमने 4, अगर हमने इन दोनों का योग करा तो हमें 6 प्राप्त जो हुआ, ये भी हमारी एक सम संख्या है। ये सब कुछ मतलब एक तरह से लैंग्वेज के क्वेश्चन में जो है ना, आपको नंबर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके लैंग्वेज से बेसिस क्वेश्चन बनते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी तरह से अगर हम 2 विषम संख्याओं का योग करते हैं, जब हम 2 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो तब जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो भी हमें सम संख्या के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, हमने एक विषम संख्या ली 3 और हमने एक विषम संख्या ली 7, तो जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें रिजल्ट मिला 10। तो 10 भी हमारी क्या है? 10 भी हमारी एक सम संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती है। ठीक, और अगर मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी हम सम संख्या और एक हमने ले ली विषम संख्या, जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारी विषम संख्या मिलती है हमेशा। ये एक कैटेगरी ये है कि जब कभी हम कोई सम संख्या लेंगे, एक हमने विषम संख्या ली और हमने उन दोनों का योग करा, उन दोनों को जोड़ा, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा विषम संख्या में प्राप्त है। जैसे हमने एक सम संख्या ली 2, एक सम संख्या ले ली हमने 9, तो हमें जो इन दोनों का योग करके संख्या प्राप्त हुई वो हमारी 11 प्राप्त हुई। तो 11 जो है एक ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम संख्या और विषम संख्याओं में। उसमें मैंने आपको इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, सिर्फ एग्जामिनर जो पूछता है वो यही पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन इनसे, इस चैप्टर से, इस तरह की संख्याओं से बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम और अगर आगे संख्याओं की बात करें कि और संख्याएं कौन कौन सी बचती है हमारे पास में, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, भाई हम धनात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं जो 1 से शुरू होकर के और अनंत तक संख्याएं होती है। उसमें जो और उन्हें किस किस पार्ट में बांटा गया है, तो ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और एक इसको बांटा गया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये संख्याओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अगर आप देखेंगे रेलवे में, एसएससी जीडी में
यूपी पुलिस में कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें इन दोनों पार्ट से भर भर के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक, और भाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और भाज्य संख्याएं जो होती है ये हमारी होती है कंपोजिट, ये होती है हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं किस तरीके से होती है, क्या होती है? देखिए, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से पूरी तरीके से कट जाती है, पूरी तरह से कट जाती है, वे संख्याएं हमारी जो है भाज्य संख्याओं में आती है, अभाज्य संख्याओं में आती है, सॉरी। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से, एक तथा केवल स्वयं से, यानी कि इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती है उसके केवल और केवल, उसके केवल दो गुणनखंड, यानी उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। ना तो दो से कम अभाज्य संख्याओं की ये शर्त है कि जो भी अभाज्य संख्याएं है वो ना तो दो से कम होगी और ना ही उसके फैक्टर, उसके गुणनखंड दो से ज्यादा होंगे। वो दो संख्या, यानी कि कोई भी संख्या अगर दो संख्याओं से कट रही है, वो दो संख्याओं से ज्यादा नहीं कट रही है, वो भाग नहीं हो पा रही है। देखिए, एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, कोई भी संख्या हमारी हो वो सभी हमारी एक से पूरी तरीके से भाग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसके साथ साथ वो अपने आप से, कोई भी संख्याएं हो वो अपने आप से जरूर डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह से अभाज्य संख्याओं में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को रखा गया है जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना ही तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। ठीक है, कि किसी संख्या के तीन गुणनखंड हो गए तो हमें ना तो एक से ज्यादा वाले गुणनखंड रखने इसमें, और ना ही एक से कम वाले कोई भी हमें फैक्टर नहीं रखने, वे संख्याएं नहीं रखनी है। इसी तरह से जितनी भी और संख्याएं बचती है, इनके अलावा जितनी भी और संख्याएं बचती है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि अभाज्य भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बताऊं तो अभाज्य संख्या के अलावा, अभाज्य संख्या के अलावा जितनी भी हमारी संख्याएं बचती है वे सभी हमारी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी संख्याएं बचती है वो सभी जो है हमारी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं मैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और अगर मैं भाज्य संख्याओं में आपसे बोलूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, बच्चे दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बहुत वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या है कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे छोटी हमारी, अगर हम शुरू से गिनती से स्टार्ट करें, देख हमारे पास में सबसे पहले एक होता है। अगर हम एक के फैक्टर निकालना चाहे तो एक संख्या एक का हमारे पास में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो अपना स्वयं से खुद से कट जाती है, इसका हमारा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो एक जो हमारा, ये भी हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है हमारी दो। ठीक है, क्योंकि अगर हम दो को डिवाइड करने लगे तो दो एक से भी डिवाइड हो जाएगी और दो से भी डिवाइड हो जाएगी, इसके अलावा दो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी, इसके केवल और केवल दो फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अगर हम अगली अभाज्य संख्याओं की बात करें, दो से अगली अभाज्य संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई है
वो होती है हमारी 3। ठीक है, 3 भी हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्याएं है जो 1 से भी डिवाइड होती है, 1 से भी पूरी तरीके से भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। इसके सिवा ये भी किसी से भाग नहीं होती। अगर हम इससे आगे बात करें तो एक संख्या होती है हमारे पास 5, एक होती है हमारे पास संख्या 7। ठीक है, और आगे जो हमारी संख्या होती है वो होती है 11, 13। इस तरीके से हमारी ये अभाज्य संख्याएं होती है। मैं आपको भी बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, कहाँ तक उसकी सोच है क्वेश्चन पूछने की, वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप ये समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है यही बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अगर आपको एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर देंगे सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है वो होता है हमारा 2, और सबसे छोटा जो हमारा भाज्य संख्या है वो होता है हमारा 4। अब 4 किस तरीके से हमारा भाज्य नंबर है सबसे छोटा। देखिए अगर मैं बात करूं 2 भी एक हमारा ना तो भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आता और ना ही अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारा 2 है, 2 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 3 हमारा ये भी अभाज्य संख्या हो गया। आगे जो संख्या बचती है वो आती है हमारी 4, क्योंकि 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 ऐसी संख्या है जो 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद में ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये अपने आप से यानी कि स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसके जो फैक्टर हो गए 4 के वो 2 से अधिक हो गए। देखिए 1, 2 और 4 इसके जो फैक्टर है वो 3 फैक्टर हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए जो 4 है ये हमारी भाज्य संख्या होगी और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है। ठीक है, अब और आगे मैं बात करूं भाज्य संख्याओं में, डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जो एक तथा केवल स्वयं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या है। और जितनी भी आगे संख्याएं बचती है जो अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आती है वो सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जो अक्सर एसएससी जीडी या फिर रेलवे के एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। वो पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेकर 100 तक। देखिए जो हमारी टोटल 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी 25 होती है, 25। अगर मैं आपको 25 संख्याएं बताऊं, लिखवाऊं तो स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या शुरू होती है वो होती है हमारी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में हमारी 31, 31 के बाद हमारी 37। ठीक है, 37 के बाद हमारी 41, 41 के बाद हमारी 43, 43 के बाद में हमारी जो अभाज्य संख्या है वो है 53, 53 के बाद में 59, 59, उसके बाद 61, 67, 71, 73। ठीक है, 73 के बाद में 79, 79, उसके बाद 83, 83 के बाद 89 और 89 के बाद होती है 97, 97। अगर हम इन्हें काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अच्छा एक संख्या और अभी हमारी रह गई है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद में एक संख्या हमारी और रह गई 47, 47 के बाद 53। तो ये अभी ये सभी हमारी 25 संख्याएं जो है ये 1 से लेकर 100 तक की हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आपका जवाब होगा 25, यानी कि 25 हमारी 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों।
अभाज्य संख्याओं में अगर हम आगे बात करें कि किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये ना पूछ के आपसे ये पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी 25 होती है, यानी कि 25 होती है। ठीक, 25 में भी एग्जामिनर को पता है कि सभी बच्चों के ये संख्या याद होती है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेके 100 तक, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, इस तरीके से बच्चों के ये सभी याद होती है। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, कि बताइए कि 10, 11 से और 20 के बीच में हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 60 के बीच में हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं है। तो ये सब अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गए हैं जो आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। आजकल जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि मान लीजिए 40 और 80 के बीच में 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं है। अब इसे निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, आप अभाज्य संख्याओं को गिनना शुरू करोगे, काउंट करोगे पहले उनको, कि देखोगे 40 से शुरू हुई, सबसे पहले 41 हो गई, 41 के बाद में 43 हो गई, फिर 47 हो गई, उसके बाद में 53 होगी हमारी अभाज्य संख्या, 53 के बाद में 59 यानी कि 59 हो गई। तो आप इनको पहले निकाल लोगे, बताओगे, फिर उसके बाद में आंसर दोगे कि कितनी 1, 2, 3, 4, 5 कि हमारी 40 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी 5 होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊं जिसे आप बहुत ही आसानी से 1 से लेके 100 तक आप एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को पूछ ले, चलो ये तो हमें पता था, अगर एग्जामिनर पूछने लगे कि 20 से लेके 90 के बीच बताओ अब कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो बच्चे जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना जाकर के, तो आती हुई चीज भी हमसे गलत होने लगती है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है। जिसने अपने एग्जाम में टाइम को मेंटेन कर लिया वो बच्चा सिलेक्शन की तरफ सबसे ज़्यादा बढ़ने के उसी के चांस होते हैं। तो अगर इस प्रकार की संख्या, और ये क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में, खासकर ये क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन बनता है अभाज्य भाज्य संख्याओं से, वो इस तरीके का ही क्वेश्चन बनता है कि बताइए 20 से 90 के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इन्हें याद करने के लिए मैं आपको सिर्फ 1 से लेकर 100 तक 10 कैटेगरी में इनको बांट रहा हूं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, 41 से लेके 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 तक। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमने 10 पार्ट में इन्हें 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं को बांट लिया है। ठीक है, अब मैं आपको 10 नंबर बताऊंगा, 10 अंक बताऊंगा जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो। याद तो कर लोगे आप, मुझे पता है 10 नंबर याद करने में तो आप बहुत माहिर हो। ठीक है, गुरुजी 10 नंबर तो बता दो, 10 नंबर तो हम आंखों में देख के याद कर ले। ठीक है, तो वे वाले 10 नंबर याद तो कर लेते हो, अब इन 10 नंबरों को भी आपको याद करना पड़ेगा। सही, और याद करना उनसे ज़्यादा आसान है इन 10 नंबरों को याद करना। आप समझ रहे होगे मैं किन 10 नंबरों की बात कर रहा हूँ कि गुरुजी एक बार 10 नंबर तो दिखा दो। 10 नंबर तो हम देखतों के साथ ही एकदम याद कर ले हुए है कि चलो उन्हें कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इन्हें भी कर लोगे। तो इसका एक कोड है जिसे हम 44, 22, 32, 23, ठीक है, 23 और 21। ठीक है बच्चों,
44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। एक बार मेरे साथ बोलेगा आप, 44, 22, 32, 23, 21। कि गुरुजी क्या है ये 44, 22, 32, 23, 21? बच्चों, अब एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले कि 21 से लेके 90 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं है, 1 से लेके 50 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर आपके ये 10 अंकों का ये कोड याद है तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को बहुत ही मिनटों में, सेकंडों में उसका जवाब दे सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। कैसे? देखिए, जो 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं होती है उनकी कुल संख्याएं जो होती है वो 4 होती है। 4 कौन कौन सी? अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 2, 3, 5, 7। देख लीजिए, इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक कोई भी और अभाज्य संख्याएं हमारी नहीं होती है। ठीक, अगर हम बात करें 11 से लेकर 20 तक, तो इसमें भी हमारी 4 अभाज्य संख्याएं होती है, जिसमें पहली संख्या हमारी होती है 11, 13, 17 और 19। ठीक है, उसके बाद 21 से लेकर और 30 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी कुल 2 होती है। ठीक, जिसमें हमारा 23 और 29 ये दोनों आती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आपका जवाब होगा 2। 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो आपका जवाब होगा 3। 51 से 60 के बीच में अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 2। 61 से 70 के बीच में आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा 2। 71 से 80 के बीच में पूछे तो आप बोलेंगे 3। 81 से 90 के बीच में बोलेंगे आप 2। और 91 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि 10 नंबर, ये 10 अंक आप बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे और आप इस तरीके से अपने इनको पार्ट करके, इनको बांट के आप खूब अच्छे से इनको याद कर रहे होंगे। एक बार मैं और आपको बता दूं कि कोड क्या है। 44, 22, 32, 23, 21। क्या है? 44, 22, 32, 23, 21। 1 से 10 तक 4, 11 से 20 तक 4, 21 से लेकर 30 तक 2, 31 से 40 तक 2, 41 से लेकर 50 तक 3, 51 से 60 तक 2, 61 से लेकर 70 तक 2, 71 से लेकर 80 तक 3, 81 से लेकर 90 तक 2 और 91 से लेकर 100 तक 1। ये हमारी कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है जो 1 से लेकर 100 तक होती है। काउंट करिए, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19 और 3, 22 और 2, 24 और 1, 25। ये टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती है जो 1 से लेकर 100 तक होती है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो वो हमारी 25 होती है। और ये किस किस तरीके से बांटी गई है 1 से लेकर 100 तक, 10-10 अंकों के बीच में, 10-10 संख्याओं के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, एक पॉइंट मैंने थोड़ा मिस कर दिया था, मैं आपको उसको बताना चाहूँ कि जो एक है, आपको मैंने अभाज्य संख्याएं बता दी थी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी जो भाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई थी वो बताया था आपको 4। ठीक है बच्चों, भाज्य संख्या सबसे छोटी जो बताई थी मैंने आपको, वो मैंने आपको बताई थी 4। अब एक संख्या रह गई थी हमारी 1। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है कि बताइए एक हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की कौन सी कैटेगरी में आती है, मतलब एक हमारी कौन सी संख्याएं है। वो आपको ऑप्शन दे देगा, अभाज्य संख्या है, दूसरा ऑप्शन दे देगा भाज्य संख्या है, तीसरा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया कि दोनों, ए व बी दोनों, मतलब भाज्य भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, उसने आपको ये 4 ऑप्शन दिए और आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक हमारी कौन सी संख्या है, एक हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं है या दोनों है। तो बच्चों, एक हमारी ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसमें जो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती है उसके लिए हमें केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर, संख्या के 2 फैक्टर होने जरूरी है। ठीक, और अभाज्य संख्याएं जो होती है
वो हमारी 2 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर हो गए किसी संख्या के 2 से ज़्यादा, वो सभी हमारी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आती है, मतलब सॉरी भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आती है। तो ये दोनों जो शर्त है, ये दोनों, एक वो इनमें से कोई सी भी शर्त को पूरी नहीं कर रहा। एक के पास ना तो केवल दो गुणनखंड है, ठीक, और एक के पास 2 से ज़्यादा भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक को जो रखा गया है वो अभाज्य, ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने भाज्य संख्याओं का, देखिए अभाज्य और भाज्य संख्याओं में जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे अभाज्य संख्याओं से ही बनते हैं, मतलब प्राइम नंबर से ही हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम आसानी से भाज्य संख्याओं को तो देख लेते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याएं बहुत कम होती है, सीमित मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसीलिए अभाज्य संख्याओं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया कि वो आपसे पूछ लेगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक के बीच में, मतलब ये पूछ ले कि 10 से लेके 30 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, उसके लिए मैंने आपको वो कोड बता दिया 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है बच्चों, अगर मैं आगे बात करूं इसके बाद में और किस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहूँ भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में, तो सबसे पहले आप पॉइंट नोट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए आपको बिल्कुल इसी लैंग्वेज पे ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। एक जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो मैं आपको इनके आंसर बताते चलूँगा। अब देखिए, हमने पढ़ा सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 2। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है हमारी 2। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करूँ मैं तो वो होता है हमारा 4। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम भी होनी चाहिए, और सम मैंने आपको बताया था कि जो संख्या 2 से पूरी तरीके से कट रही होती है वो हमारी सम संख्या होती है। तो केवल और केवल एकमात्र हमारी जो अभाज्य संख्याओं में सम संख्या आती है वो केवल और केवल 2 आती है। ठीक, इसलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार हमसे पूछता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या, सम को ना ध्यान रख के वो पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और अगर सम पूछे आपसे तो सम संख्या भी जो है वो हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2 है, और 2 केवल एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। एकमात्र सम संख्या है हमारी 2 जो अभाज्य है। इसके सिवा जितनी भी आप अभाज्य संख्याओं पढ़ेंगे वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती है। केवल 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम की कैटेगरी में भी आती है।
ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या अगर मैं स्टार्ट करूं, भाज्य संख्या हमारी भाज्य संख्या हमारी शुरू होती है, सबसे पहले छोटी भाज्य संख्या हमारी 4, ठीक, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में हमारी 8, ये भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या हमारे पास होती है वो हमारी होती है 4, ठीक है, क्योंकि 4 एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए पहली हमारी अभाज्य संख्या हुई 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में जो हमारे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 11। 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी 10 है, लेकिन वो हमारी भाज्य संख्या है, ना कि वो अभाज्य संख्या, इसलिए जो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो होगा हमारा जवाब 11। और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर हम 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो होता है हमारा 10। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज बेसिस पे। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ूं, आपको और संख्याओं के बारे में बताऊं। देखिए हमने जो अपना रियल नंबर का पार्ट था पूर्णांक, उसमें भी लगभग समाप्त कर लिया है। 1-2 चीज़ और रह रही है जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि और किस तरह की संख्याएं होती है। मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या में हमने 2 प्रकार से पढ़ा, एक दशमलव वाली और एक पढ़ा हमने पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को हमने 2 भागों में बांटा, एक हमारा धनात्मक पूर्णांक, ये मैंने आपको बताया, एक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हमने धनात्मक पूर्णांक को इससे आगे संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं में इसे बांटा गया हमने आपको वो बताया, जिसमें एक कैटेगरी थी हमारी सम संख्या, एक कैटेगरी थी हमारी विषम संख्या। ठीक है, यहीं पर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को मतलब नेचुरल नंबर, और यहीं पर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर को। ठीक है, और जो फिर हमने धनात्मक संख्याओं को बांटा वो हमने बांटा अभाज्य संख्याएं और एक बांटा हमने भाज्य संख्याएं। तो ये हमारे पूर्ण संख्याओं का मतलब इंटीजर का इस तरीके से पार्ट हुआ। इस अलग अलग टाइप में हमने इंटीजर को पढ़ा, इंटीजर को हमने ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में पढ़ा। फिर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बताई मैंने आपको, सम संख्याएं बताई, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं बताई और अभाज्य संख्याएं। तो संख्याओं की ये कैटेगरी मतलब लगभग समाप्त हो चुकी है नंबर सिस्टम में। तो अभी यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं में एक और संख्याएं होती है जिसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य। 2-3 तरह की और संख्याएं है ये अभाज्य संख्याओं में, वो भी मैं आपको बताऊं। सह अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं हमारी वे 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका HCF 1 होता है, मतलब वे दोनों किसी भी सेम संख्या से भाग नहीं होती है वे सभी, और उन दोनों संख्याओं के बीच में हमेशा सिर्फ 2 का अंतर होता है। पहली जो इसकी शर्त है कि जो भी हमारी मतलब ये 2 संख्याओं का जोड़ा होता है, ये 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। कैसी 2 संख्याओं का जोड़ा होता है ये? तो ये 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका HCF 1 होता है। LCM HCF में मैं आपको बताऊंगा कि HCF क्या होता है, और एक HCF हमेशा उन्हीं संख्याओं का होता है जो 2 संख्याएं, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक संख्या है हमारे पास में 3 और एक संख्या है हमारे पास में 5। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF पूछे तो HCF हमारी वे संख्याएं होती है
जो दी गई संख्याओं को कोई समान संख्या जो हमारी दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो जैसे 3 को अगर हम बात करें, जो ऐसी संख्या जो 3 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे और 5 को भी पूरी तरीके से भाग कर दे, तो वो केवल और केवल 1 है। ठीक है बच्चों, 3 जो है 1 से भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा और 5 से भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 3 और 5 का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ठीक, तो ये सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और दो सह अभाज्य संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। ठीक, 2 सह अभाज्य संख्याओं के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। मतलब ना तो 2 से कम अंतर होगा उनके बीच में और ना ही 2 से ज्यादा होगा। दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है और उनका एचसीएफ 1 होता है, वो सभी संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की एक कैटेगरी है सह अभाज्य संख्याएं, जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमारी सह अभाज्य संख्या है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको कि कौन कौन सी हमारी सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो एक एचसीएफ हमें प्राप्त होगा और दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो हमारा 2 होगा। ठीक है, 3 और 5 का अंतर 2। अगर हम अगली बात करें 7 और 9, देखिए 7 भी अपने सिवा किसी से नहीं कट सकता। इसका 7 का और 9 का एचसीएफ भी हमारा जो है वो 1 ही मिलता है। उसके आगे मैं बात करूं 11, 13। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं 9 और 11 को। ठीक है, 9 और 11 के बीच में अंतर भी इसी तरीके से हम ले सकते हैं 15 और 17 को। इन दोनों के बीच भी 2 का अंतर है और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है। तो इस तरह के जो 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है और उनके बीच का अंतर 2 होता है, वो हमारी को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या होती है। आपको मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये मत सोचना इसमें कि सर जो अभाज्य संख्याएं होती है ना सिर्फ उन्हीं संख्याओं का जोड़ा। नहीं, यहाँ चाहे संख्या भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, ठीक है, लेकिन उन 2 संख्याओं के बीच में उनमें 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक, और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो आपको ऐसी भी संख्या मिल सकती है जैसे 9 और 11। 9 हमारी एक भाज्य संख्या है और 11 हमारी एक अभाज्य संख्या है, फिर भी ये हमारी को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है और इन दोनों का अंतर जो है वो 2 होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी होती है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसमें एक और आगे टाइप की बात करूं तो वो होता है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा, ये छोटे छोटे से संख्याएं हैं जिसे आपको जानना मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी होना, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या संख्या होती है। तो अगर मैं इनको बात करूं ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसमें भी 2 संख्याओं का जोड़ा ही होता है। ठीक है, इसमें भी 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। 2 संख्याओं का जोड़ा, ये भी 2 संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ट्विन प्राइम में, वो अंतर इसमें भी 2 ही होना चाहिए। उन दोनों संख्याओं के जोड़े के बीच में अंतर 2 ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ और सह अभाज्य संख्याओं में एक अलग शर्त होती है हमारी। ठीक है, जो वो होती है कि ये जो दोनों जोड़े हैं ये केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के ही जोड़े होने चाहिए। इसमें कोई भी भाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं चलेगा। जैसे हमने सह अभाज्य संख्याओं में देखा कि एक
चाहे वो अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, उनका जोड़ा होगा, लेकिन यहाँ केवल और केवल दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की आपको बात बताऊं कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी होती है, तो वो होता है हमारा 3 और 5 का एक जोड़ा जो हमारे ट्विन प्राइम में आता है। उसके बाद में 11 और 13, क्योंकि ये हमारी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो दो संख्याओं का जोड़ा होता है और दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वे होती है हमारी ट्विन प्राइम नंबर, जिनको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्याओं की अलग अलग कैटेगरी जो मैंने आपको बताया। तो लगभग हमारा रियल नंबर में पूर्णांक इंटीजर का पार्ट समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसमें और किस तरह की संख्याएं बनती है, तो लगभग ये हमारा समाप्त हो चुका है। नंबर किस प्रकार से होता है, नंबरों को, संख्याओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, संख्याओं की सभी कैटेगरी को हमने जाना है, चाहे वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, भाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो, काल्पनिक नंबर, उसमें भी हमने पढ़ा, उसको भी समझा। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन होता है ना नंबर सिस्टम का, ये लगभग हमारा आज समाप्त हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी क्लास को आज यहीं पर समाप्त करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगली जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हमारी इकाई का अंक, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है इकाई का अंक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। कल हम अपनी क्लास को यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से एग्जामिनर बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो हम कल अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से और बहुत अच्छे से हम इसको भी पढ़ेंगे जिस तरह से हमने अपना नंबर सिस्टम में संख्याओं के पार्ट को पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आप एक बार इस क्लास को जब पुनः रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में और अच्छे से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लास में समझ में आ जाएंगे। तो आप एक बार इस क्लास का जरूर रिवीजन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि पढ़ने के साथ साथ अपनी ही लैंग्वेज में, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में ही लिख के छोड़ देता हूँ, तो आप भी अपनी लैंग्वेज में, अपने राइटिंग में खुद के नोट्स बनाइए जो आपको खुद से समझ में आ सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल, टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। बच्चों, आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को, टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको क्यों ज्वाइन कीजिए। देखिए, हमारी क्लास हम यहाँ पर इस मार्कर वाले बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही होगी अगर नोट्स बनाने में, तो हम यहाँ पर खुद इस चैनल पर हम अपने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर ही हम उसको पीडीएफ के फॉर्म में इस टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल चैनल, टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जहां से आपको अपने नोट्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी अपने नोट्स को बनाने में। ठीक है, और आप चाहे तो उन पीडीएफ का प्रिंट निकलवा करके भी आप उन नोट्स को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट टू रोजगार ऑफिशियल के नाम से, आप इसे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा होगा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए अच्छे से। जय हिंद, नमस्कार।